मैं डोलू महाद्वीप में 12 साल से भटक रहा हूँ। ना मैंने किसी गुरु से दीक्षा ली, ना किसी संगठन में गया। 6 साल की उम्र में मेरी आत्मा जागी, बिजली वाली भेड़िया। उसके बाद से अकेले ही दुनिया घूम रहा हूँ। बाकी लोग साधना के लिए संसाधन ढूंढते हैं, मैं साधना असली लड़ाई से करता हूँ। बाकी लोग किंग लेवल डोलियों को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, पर मेरा एक ही उसूल है, अगर स्पीड अच्छी है तो जीत नहीं सकते तो भाग जाओ, बाद में वापस आकर काम पूरा कर दें। अभी मैं 12 साल का हूँ। लेवल 39 पीक सोल सम्राट। मेरे पास 3 रिंग है, तीनों ही लेवल से ऊपर की एब्जॉर्ब की हुई हैं। पहली रिंग बिजली, इससे मेरी स्पीड बहुत बढ़ गई। दूसरी रिंग टेलीपोर्ट, इससे मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। तीसरी रिंग 9 क्लोन बनाती है, जो मेरे बराबर ताकत के होते हैं। जब तक सारे क्लोन खत्म ना हो, मैं सच में नहीं मरूंगा। इसी वक्त सोटो शहर के उल्लू के निशान वाली एक जनरल स्टोर के सामने मेरी पीठ पर पहना नीला रेनकोट हल्का सा हिला और मैं पूरी तरह सुओटवो शहर की गली में उतर गया। मैंने अपनी सारी सोल रिंग्स और सोल पावर छुपा ली, भीड़ में मिल गया और सड़क किनारे खाते पीते आगे बढ़ने लगा। इन सालों में अकेले घूमते हुए मुझे यही सबसे अच्छा लगता है, जहां लोगों की आवाज हो, रौनक हो। एक जनरल स्टोर के सामने पहुंचते ही मैं अचानक रुक गया। दरवाजे पर उल्लू का निशान लटका था। दुकान अंदर से गंदी और पुरानी थी। काउंटर पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक अंकल, जिसने एक तरफ चश्मा लगा रखा था, कुर्सी पर बैठा झपकी ले रहा था। यह श्रेक अकेडमी का डीन था, फ्रेंड सोल किंग, और सोटो शहर का मशहूर धूर्त व्यापारी भी। मैंने शेल्फ पर नजर दौड़ाई। एक साधारण सा दिखने वाला सुनहरा पत्थर चुपचाप शेल्फ पर पड़ा था। लगता है मैं तांग सांस से पहले पहुंच गया हूं। मैं काउंटर के पास गया, हाथ उठाकर उस सुनहरे पत्थर की ओर इशारा किया। मालिक, ये पत्थर कितने का है? फ्रेंड ने पलक तक नहीं उठाई। 100 गोल्ड सोल कॉइन। मैंने पैसे टेबल पर रख दिए, डील पक्की। सिक्कों की आवाज सुनते ही फ्रेंड ने तुरंत आंखें खोल दी। पहले टेबल पर रखे पैसों को देखा, फिर मुझे देखा। साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी कम कीमत पर पछतावा हो रहा है। फ्रेंड ने तुरंत सिक्के उठा लिए और बिना शर्म के अपनी बात बदल दी। रुको, ये तो वो दुर्लभ पत्थर है। अभी मैंने गलत देखा था। ये तो एक बेहतरीन असली माल है। 1000 गोल्ड सोल कॉइन। मुझे हंसी आ गई। एक पत्थर जो खुद उसे पहचान नहीं आया, उसी की कीमत 10 गुना बढ़ा दी। फ्रेंड, तुम्हारा बिजनेस तो काफी बेईमानी वाला है। उसकी नजर अचानक तेज हो गई। तुम मुझे जानते हो? पैसे पैसे दे दिए, माल मेरा हो गया। अब आखिरी वक्त पर रेट बढ़ाना, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। फ्रेंड गुस्से में उठा। उसकी सोल किंग वाली प्रेशर पूरी दुकान पर फैल गई। सामान छोड़ो और निकल जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, हट जाओ। अगले ही पल मैं नीली सफेद बिजली बनकर दुकान से गायब हो गया। फ्रेंड एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर गुस्से में सड़क पर भागा। उल्लू निशान वाला 5 आत्माओं का शरीर, 7 सोल रिंग्स उसके पैरों से उठीं। वो हवा में उड़ा, अपनी मानसिक शक्ति से आसपास की हर गली छान डाली, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी मेरी खुशबू तक नहीं पकड़ पाया। मैं पहले टेलीपोर्ट से कई इमारतों को पार कर गया, फिर बिजली से उसकी पकड़ के दायरे से बाहर निकल गया। एक साधारण सोल किंग, थोड़ा तो असर तो होता ही है। फ्रेंड अभी भी हवा में इधर उधर ढूंढ रहा था। उसकी उंगली अपने आप उसकी रिंग की तरफ गई। अगले पल उसका हाथ रुक गया, रिंग गायब थी। अभी जब हम पास से गुजरे थे, मैंने उसका सामान अपने साथ ले लिया था। फ्रेंड ने अपनी खाली उंगली को देखा। उसकी गुस्से भरी चीख पूरे सोटो शहर में गूंज गई। बदमाश, मेरी रिंग वापस करो। मैंने उसकी चीख सुनी, पर एक पल के लिए भी नहीं रुका। टेलीपोर्ट ने मुझे सीधे दीवारों और छतों से पार करवा दिया। बिजली ने स्पीड को हद तक बढ़ा दिया। मैं जानबूझकर कुछ गलियों में लगातार दिशा बदलता रहा, फिर भीड़ भरे 2 चौराहों को पार किया, ताकि फ्रेंड को यकीन हो जाए और वो 5 आत्माओं वाला शरीर छोड़ दे। मैं एक सुनसान गली में उतरा। मैंने तुरंत ध्यान नहीं लगाया। पहले कपड़े बदले, इलाके के 2 चक्कर लगाए। जब तक सड़क पर उल्लू निशान वाला कोई नजर नहीं आया, तब मैंने एक छोटा सा होटल खोला। अंदर जाकर पहले दरवाजे खिड़कियां चेक की, फिर सोल पावर से पूरे कमरे के कोने कोने को स्कैन किया। यकीन हो गया कोई पीछा नहीं कर रहा। तब मैं बेड पर बैठा और रिंग का सारा सामान बाहर निकाल दिया। 3000 से ज्यादा गोल्ड सोल कॉइन, कुछ पुरानी किताबें और ढेर सारी दवाइयां और खनिज। एक 7 रिंग वाले सोल किंग की जमा पूंजी इतनी कम होगी, मुझे थोड़ा हैरानी हुई। पर सिर्फ वो सुनहरा पत्थर ही इस पूरी ट्रिप की कीमत वसूल कर गया। मैंने वो पत्थर टेबल पर रखा, उंगलियों में सोल पावर घुमाई, इतनी तेज से कि उंगलियां सिर्फ धुंधली दिखने लगीं। एक के बाद एक 36 ड्रैगन विस्कर सुइयां हवा में सीधी लटक गईं मेरे सामने। सुइयों का रंग हल्का सुनहरा, लगभग पारदर्शी, आंखों से पकड़ना मुश्किल। मैंने हाथ उठाया। सारी 36 सुइयां कमरे में बिना आवाज के इधर उधर घूमने लगीं। कभी एक लाइन में जुड़ जाती, कभी बिखर जाती। बढ़िया। मैंने सुइयां वापस समेट लीं और आराम से बेड पर टिक गया। ये चीज स्पीड के साथ मिलकर आगे से सरप्राइज अटैक और आसान बना देगी। अगली सुबह मैंने एक कटोरी नूडल्स खाई और सीधा सुओटुओ के बड़े फाइटिंग एरिना की तरफ चला गया। इन सालों में मैं कई फाइटिंग एरिना गया हूँ, पर सुओटुओ शहर वाला खास तौर पर ज्यादा रौनक वाला है। बॉर्डर के पास होने की वजह से यहाँ हर तरह के फाइटर मिल जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया जगह। मैंने काला हाफ फेस मास्क लगाया, हॉल में घुसा, रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचा। काउंटर के पीछे बैठी लड़की ने ऊपर देखा। कोड नेम, लेवल, सोल टाइप, लाइटनिंग हीरो, लेवल 39 पीक, सोल टाइप स्पीड सिस्टम। उसने जानकारी दर्ज की, फिर उस दिन का ओपोनेंट भी सेट किया। स्क्रीन पर नाम देखकर पहला ओपोनेंट 37 लेवल का सोल किंग, ईविल टाइगर। मैंने टोकन लेते हुए भौएं उठाई। दाई मोबाई, श्रेक 7 डेविल्स का लीडर।
और स्टार लुओ एम्पायर का एक भटका हुआ तीसरा प्रिंस भी। टाइगर वाली सोल पावर बहुत ताकतवर है। हम उम्र लोगों में तो ये एक मॉन्स्टर जैसा है, पर उसकी किस्मत खराब कि वो मुझसे टकरा गया। कितना भी खतरनाक बाघ हो, अगर शिकार पास ना आए तो वो सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। मैच शुरू होने से पहले ही बाहर लगे बेट्स एक तरफा हो चुके थे। दाई मोबाई ने सोटो के फाइटिंग एरिना में साल भर कई जीत दर्ज की थी, और मैं सिर्फ पहली बार रजिस्टर हुआ नया चेहरा था। लगभग सबको लगता था कि वो मुझे आसानी से हरा देगा। जब मैं स्टेज पर चढ़ा, ऑडियंस में तुरंत हंसी की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा मेरी बॉडी बहुत पतली है, किसी ने कहा दाई मोबाई 3 मिनट में लड़ाई खत्म कर देगा। मैं स्टेज के बीचों बीच खड़ा हुआ, मास्क के पीछे से सामने देखा। दाई मोबाई लंबा चौड़ा था, उसकी 2 अलग रंग की आंखें सच में डरावनी लगती थीं। रेफरी ने हाथ उठाया, ईविल टाइगर बनाम लाइटनिंग हीरो। मैच शुरू। जैसे ही आवाज आई, दाई मोबाई के पैरों तले पत्थर टूट गए। वो एक सफेद तोप के गोले की तरह सीधा मेरे चेहरे की तरफ झपटा। तेज पंजे हवा चीरते हुए सिर पर आए। मैंने बस हल्का सा सिर झुकाया, पंजे कान के पास से निकल गए, मेरे बाल तक नहीं छुए। दाई मोबाई की आंखें सिकुड़ गईं। तुरंत उसका बायां पैर मेरी कमर पर घुमा। मैं पीछे झुका। वो स्टेज पर एक टाइट जाल बुन रहा था, पर मैं उसमें से रेत की तरह बहता निकल रहा था। हर कदम उसके अटैक की खाली जगह पर रख रहा था। इस पूरे समय मैंने ना बिजली इस्तेमाल की, न टेलीपोर्ट। सिर्फ अपनी बेसिक स्पीड से वो मेरा एक पैर तक नहीं छू पाया। मैंने खाली समय में मास्क भी ठीक किया। छोटे टाइगर, तेरी आंखें ठीक तो है ना, मैं यहाँ हूँ। दाई मोबाई का चेहरा सख्त हो गया। अटैक और खतरनाक होने लगा। मरना है क्या तुझे? पीली सोल रिंग अचानक चमकी। उसने दोनों हाथ जोड़े, सफेद रोशनी की लहर सीधा मुझ पर आई। दूसरी सोल स्किल, टाइगर हंट लाइट वेव। लहर ने आधे स्टेज को ढक लिया। जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। सफेद रोशनी में चारों तरफ धूल और पत्थर उड़ गए। ऑडियंस में तुरंत चीखें गूंज उठीं। दाई मोबाई सांस फुलाए धूल के बीच में देखता रहा। वहां कोई नहीं था। कहाँ गया? मैं उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था, हाथ छाती पर बांधे। ऊपर। दाई मोबाई ने तुरंत ऊपर देखा। छोटे बच्चे, तेरा अटैक बहुत स्लो है। मुझे नींद आने लगी थी। ऑडियंस में जोरदार हंसी फैल गई। दाई मोबाई गुस्से से लाल हो गया, टांगों में जोर लगाकर हवा में उछला। मैं हल्का सा हिला, सिर्फ हवा में एक छाया छोड़ी। असली मैं स्टेज के दूसरे कोने में पहुंच चुका था। वो खाली जगह पर गिरा, जमीन पर उतरते ही हल्का लड़खड़ाया। लगातार तेज अटैक करने से उसकी सांसें फूलने लगी, पर मुझे पसीना तक नहीं आया। दाई मोबाई मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास डगमगाया। उसने पावर टाइप से भी लड़ा है, कंट्रोल टाइप से भी, पर ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी थी। उसका हर मुक्का जैसे हवा में मारा जा रहा था। इतनी ताकत का कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं वापस जमीन पर आया, उसकी तरफ उंगली से इशारा किया। 3 और मौके देता हूं, अगर एक बार मुझे छू लिया तो मान लूंगा। सीधा थप्पड़ मारने से भी ज्यादा दर्द वाली बात थी ये। उसका चेहरा लाल से नीला पड़ गया। गुस्से में चीखते हुए मेरी तरफ भागा। टाइगर लाइट वेव लगातार फटती रही। पूरा स्टेज तबाह हो गया। पहला अटैक, मैं साइड में हट गया। दूसरा अटैक, मैं लहर की दरार से निकल गया। तीसरा अटैक गिरते ही मैं दाई मोबाई के पीछे पहुंच चुका था। तीनों मौके खत्म हो गए। मैंने अपनी उंगली पर लगी नकली धूल झाड़ी, आराम से उसे देखते हुए कहा, रहने दो, लेवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल क्वालिटी भी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत स्लो हो। दाई मोबाई वहीं जम गया, दोनों मुक्के हवा में ठहरे। पूरा ऑडियंस चुप हो गया। डरावनी खामोशी। किसी ने धीरे से बगल वाले से पूछा, क्या तुमने मेरी हरकत साफ देखी? जवाब में सिर्फ सिर हिलाया। मैंने सिर तिरछा किया। इतनी देर लड़ा, अब मेरी बारी। दाई मोबाई का पूरा शरीर सख्त हो गया। पहली सोल रिंग तुरंत चमकी। टाइगर बॉडी शील्ड ने पूरे शरीर को ढक लिया। उसने दोनों हाथ छाती पर क्रॉस किए। साफ पता चल रहा था कि मेरा अटैक झेलकर जवाबी हमला करना चाहता है। मैंने कोई स्किल इस्तेमाल नहीं की, बस एक कदम आगे बढ़ाया। नीली बिजली टांग पर फटी। एक साइड किक सीधे टाइगर शील्ड पर लगी। सफेद प्रोटेक्शन तुरंत टूट गई। दाई मोबाइल पूरा उछलकर स्टेज से बाहर निकल गया। दीवार से जोरदार टकराया। दीवार में जाल जैसी दरारें पड़ गईं। वो एक घुटने पर बैठा, मुंह से खून निकला। पूरा हॉल सन्न रह गया। जिसे थोड़ी देर पहले सब मार खाने वाला समझ रहे थे, उस नए चेहरे ने सिर्फ एक किक में ईविल टाइगर से खून निकाल दिया। मैं हाथ जेब में डालकर वहीं खड़ा रहा। श्रेक का मॉन्स्टर बस इतना ही। दाई मोबाई घुटनों पर हाथ रखकर उठा। बैंगनी सोल रिंग साथ में चमकी। तीसरी स्किल, टाइगर आयरन बॉडी ट्रांसफॉर्म। उसकी मसल्स तेजी से फूलने लगी। त्वचा पर धातु जैसी चमक आ गई। पीठ पर टाइगर की छाया दिखने लगी। पैरों तले पत्थर टूटने लगे। सिर्फ बेट लगाने से क्या होता है? हिम्मत है तो सामने से लड़। मैं रुक गया। धीरे से दायां हाथ उठाया। अच्छा। सफेद बिजली हथेली में तेजी से घूमने लगी। तेज सीटी जैसी आवाज आई, जैसे ढेर सारे पंछी एक साथ चीख रहे हों। ये मेरी पिछली जिंदगी की यादों से खुद बनाई हुई स्किल थी। थंडर कट। इसमें मैंने लाइटनिंग वाली सोल पावर को हद तक कंप्रेस किया, फिर स्पीड के साथ मिलाकर सीधा पियर्सिंग अटैक करता हूँ, डिफेंस तोड़ने के लिए। दाई मोबाई ने देखा कि मैं सामने से लड़ने को तैयार हूँ। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने मौका देखते ही टाइगर आयरन बॉडी के साथ मेरी तरफ भागा। टाइगर हंट लाइट वेव। एक बड़ा सफेद रोशनी का गोला सीधे आया। मैं थोड़ा हिला, उसी रोशनी के गोले की तरफ बढ़ता चला गया। दोनों ताकतें स्टेज के बीचों बीच टकराईं। टाइगर लाइट वेव बीच में से फट गई। सफेद बिजली की धार टूटी हुई पावर के बीच से सीधे दाई मोबाई की छाती पर लगी।
मैंने टकराते ही ज्यादातर ताकत रोक ली, उसके शरीर को पूरी तरह पार नहीं होने दिया। फिर भी बची हुई सोल पावर उसकी नसों में घुस गई। सफेद इलेक्ट्रिक करंट पूरे शरीर में तेजी से दौड़ने लगा। दाई मोबाइल पूरा शरीर झटके खाने लगा। बाल एक एक करके खड़े हो गए। टाइगर आयरन बॉडी उसी वक्त टूट गई। उसकी आंखें बड़ी हुई, शरीर सीधा पीछे गिरा, पत्थरों में जा गिरा। मैंने उंगलियों में बची बिजली झाड़ी, यकीन किया कि वो अभी भी सांस ले रहा है। फिर स्टेज के किनारे की तरफ मुड़ा। स्पीड लाइटनिंग हीरो जीत गया। ऑडियंस में अभी भी कोई आवाज नहीं थी। दो स्टाफ पहले होश में आए, तेजी से स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने देखा दाई मुबाई के बाल जल चुके थे। हाथ पैरों पर छोटी छोटी बिजली की चिंगारियां अभी भी थीं। तुरंत हीलर बुलाया। मैं गेट के पास खड़ा रहा, जल्दी नहीं निकला। हीलर ने दाई मुबाई की नब्ज चेक की, फिर छाती और नसों को देखा। कोई अंग खराब नहीं हुआ, सिर्फ बिजली वाली सोल पावर अभी भी नसों में फंसी है। जल्दी निकालो, नहीं तो नसों को नुकसान होगा। ये सुनते ही मैंने अपनी नजर पूरी तरह हटाई। अभी जब मैंने अटैक किया था, उसमें मैंने ज्यादातर ताकत पहले ही रोक ली थी। अगर ये असली जान की लड़ाई होती तो दाई मुबाई अभी सिर्फ स्ट्रेचर पर नहीं होता। वो सारी नजरें जो पहले मुझे कमतर समझती थीं, अब उनमें डर और सावधानी दिख रही थी। जब तक दाई मुबाई को उठाया नहीं गया, ऑडियंस चुप ही रहा। फिर अचानक जैसे नींद से जागकर सब जोरदार तालियां बजाने लगे। मैं फ्रंट डेस्क पर गया, 10 गोल्ड सोल कॉइन और पहली जीत के पॉइंट्स लिए। रजिस्ट्रेशन गर्ल ने दोनों हाथों से चीजें दी। उसका बर्ताव मैच से पहले से कहीं ज्यादा इज्जत वाला हो गया था। बड़े फाइटिंग एरिना में यही सच है, ताकत हमेशा नाम से बेहतर काम करती है। फाइटिंग एरिना से निकलकर मैं रोज होटल में रुका। उस रात अच्छे से प्रैक्टिस करने का इरादा था। अभी जो लड़ाई हुई उससे शरीर में मौजूद सोल पावर हिल गई थी। लेवल 40 को पार करने का मौका आ गया था। कमरे में क्रॉस लेग बैठ गया। हवा में मौजूद थंडर एलिमेंट तेजी से इकट्ठा होने लगा। नीली बिजली पूरे शरीर के चारों तरफ लिपट गई। बार बार लेवल 39 और 40 के बीच की दीवार पर टकराई। जब आसमान में सुबह की पहली रोशनी आई, शरीर के अंदर जैसे कुछ जोर से टूटा। सोल पावर पूरी नस नाड़ी में बह गई। मैंने अचानक आंखें खोली। 40 लेवल, 12 साल की उम्र में 40 लेवल, सोल एंसेस्टर। ब्रेक थ्रू सिर्फ पहला कदम है। चौथी रिंग के बिना मैं असली सोल एंसेस्टर नहीं कहलाऊंगा। कुछ खाकर मैंने बिजली वाले पंख फैलाए, सीधा स्टार लुओ बड़े जंगल के थंडर वैली की तरफ उड़ा। सुओटो शहर जल्दी ही पीछे छूट गया। 1 घंटे बाद नीचे शहर और खेत। मैंने खुद अपनी ऊंचाई कम कर ली। पेड़ों के बीच तेजी से गुजरने लगा। बाहरी इलाके के 10 साल और 100 साल पुराने सोल बीस्ट मेरे किसी काम के नहीं थे। मैं पुराने रास्ते से सीधा गहरे इलाके में गया। बीच बीच में कोई 1000 साल पुराना सोल बीस्ट रास्ते में आया तो सिर्फ स्पीड से बचकर निकल गया। जितना अंदर गया उतना सन्नाटा बढ़ा। कमजोर सोल बीस्ट मेरी सोल पावर महसूस करके पहले ही अपने घोंसलों में छुप जाते थे। इस बार मुझे 10,000 साल पुराना उड़ने वाला थंडर टाइप सोल बीस्ट चाहिए था। लेवल से ऊपर की अब्जॉर्ब दूसरों के लिए जानलेवा होती है, पर मेरे लिए यह अब आदत बन चुकी है। पहली 3 रिंग्स ने शरीर को इतना मजबूत बनाया कि जब मैं स्पीड वाला रास्ता चुन चुका हूं, तो इतना तेज बनना है कि पूरा महाद्वीप मुझे पकड़ ना पाए। थंडर वैली में बादल छाए हुए। अचानक बादलों के बीच से कोई तेजी से निकला। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मैं भी मुश्किल से उसे पकड़ पाया। थंडर क्लाउड ईगल, 20,000 साल से ज्यादा पुराना सबसे टॉप लेवल का थंडर टाइप उड़ने वाला सोल बीस्ट। वो लगातार घाटी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। हर बार पंख फड़फड़ाने पर बादलों में टेढ़ी बिजली की लकीर छूट जाती थी। उसकी नज़र पूरी घाटी को कवर करती थी। सीधे सामने से पास जाना मुश्किल था। मैं पहाड़ की दीवार से चढ़कर बादलों की ऊंचाई तक पहुंचा। उसके फिर से नीचे आने का इंतजार किया ताकि लॉक कर सकूं। उसकी अचानक दिशा बदलने की चाल थी। अगर पहला अटैक चूक गया तो वो तुरंत बादलों में गहरे छुप जाएगा। मैंने उसे टारगेट किया। पीछे से पंख अचानक फैला दिए। पहली सोल रिंग, बिजली, एक्टिव। लगातार 2 बार बिजली की चमक के बाद मैं उसके बगल तक पहुंच गया। थंडर क्लाउड ईगल ने अचानक दिशा बदली, दूरी बनाने की कोशिश की। उड़ने वाले सोल बीस्ट जब दिशा बदलते हैं तो जरूर एक पल के लिए रुकते हैं। ये पल दूसरों के लिए काफी नहीं होता, मेरे लिए काफी है। तीसरा टेलीपोर्ट होते ही मैं उसकी उड़ान वाले रास्ते के सामने था। थंडर कट सीधे उसकी गर्दन में घुसी। सफेद बिजली फट गई। थंडर क्लाउड ईगल सिर्फ एक चीख निकाल पाया। फिर उसकी ताकत खत्म हो गई और वो घाटी में गिरने लगा। मैं उसकी बॉडी पकड़कर एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर ले गया। एक काली सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठी। 10,000 साल के रिंग की प्रेशर से चारों तरफ की हवा भारी हो गई। मैंने पहले प्लेटफॉर्म के आसपास आ सकने वाले सारे सोल बीस्ट भगा दिए। फिर पहाड़ की दीवार के सहारे वाली जगह चुनी। रिंग अब्जॉर्ब करना बीच में रोकना नहीं चाहिए। पहले चारों तरफ की सुरक्षा पक्की करनी जरूरी है। जैसे जैसे लगातार टेलीपोर्ट और थंडर कट से खर्च हुई सोल पावर वापस आई, मैंने काली रिंग को अपने पास खींचा। रिंग गिरते ही तीसरी रिंग से भी ज्यादा प्रेशर दोनों कंधों पर पड़ी। थंडर टाइप सोल पावर से प्लेटफॉर्म पर बारीक दरारें आ गईं। मैं क्रॉस लेग बैठकर रिंग को शरीर की तरफ खींचने लगा। तेज ताकत नसों में घुसने लगी। थंडर क्लाउड ईगल की पंखों से हवा कंट्रोल करने की आदत, बिजली से स्पीड बढ़ाने का तरीका और थंडर कट से चीरे जाने का गुस्सा, सब कुछ मेंटल शॉक बनकर मेरे दिमाग पर हमला करने लगा। किसी आम सोल एंसेस्टर की नसें तो कब की फट जाती। मैंने अपना होश संभाला, पूरी सोल पावर से खुद को घेरा। सबसे ज्यादा भयानक थंडर पावर पहले पंखों की तरफ भेजी, फिर कंधों और हाथ पैरों से होते हुए धीरे धीरे सोल पावर साइकिल में शामिल की। हर इंच नसों को गर्म करंट से बार बार धो रहा था। पीठ के पंख और गर्म होते गए। हड्डियों के अंदर से लगातार कंपन महसूस हुआ। मेरी सांसें कभी अनियमित नहीं हुई।
वही पुरानी रफ्तार से चलती रहीं। सोल पावर हर बार वापस आने वाली प्रेशर को दोबारा दबा रही थी। अब्जॉर्ब करना काफ़ी देर तक चलता रहा। काली रिंग। मेरी सोल पावर ने लेवल 41 पार किया, फिर लेवल 42 भी, 43 पर जाकर रुका। पीठ के पंख नए सिरे से मजबूत होकर बेसिक फ्लाइंग स्पीड काफ़ी बढ़ गई। एक नई सोल स्किल भी दिमाग में बनी, चौथी सोल स्किल थंडर क्लाउड। मैंने हाथ फहराया, गहरा नीला बादल हवा में उभर आया। 400 मीटर का आसमान पूरी तरह ढंक गया। ढेर सारे इलेक्ट्रिक स्नेक बादल में घूमने लगे। हवा में मौजूद थंडर एलिमेंट लगभग जमने लगा। डोमेन खुलते ही मेरी ताकत, स्पीड, डिफेंस और रिएक्शन सब 2 गुना बढ़ गए। पहली स्किल बिजली का बढ़ावा 6 गुने से बढ़कर 12 गुना हो गया। दूसरी स्किल टेलीपोर्ट की रेंज भी 400 मीटर हो गई। सोल पावर खर्च, लंबे समय तक बेस्ट कंडीशन में रह सकता। ये ट्रिप काफ़ी बड़ी रही। मैंने डोमेन समेट लिया, थंडर वैली छोड़ दी। रास्ते में स्टार लुओ बड़े जंगल के बाहरी इलाके से गुजरते वक्त नीचे से तेज लड़ाई की आवाज़ आई। मैंने नीचे देखा, काला टाइट सूट पहने एक लड़की 7-8 सोल मास्टर के घेरे में इधर उधर बच रही थी। उसकी बायां हाथ जख्मी था, सांसें तेज चल रही थी, कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। काला पंख वाला घोस्ट बेल कैट 5 सोल स्टार लुओ की तरफ से भागी हुई। मैं जल्दी ही उसकी पहचान गया। झू झू छिन। मैंने तुरंत हाथ नहीं उठाया, थोड़ा और देखता रहा। वो लोग हर हमला जानलेवा दिखा रहे थे, पर हर बार जब झू झू छिंग को असली चोट लग सकती थी, वो एक पल के लिए धीमे पड़ जाते या जानबूझकर। एक अटैक जो रास्ता पूरी तरह बंद कर सकता था, वो भी जानबूझकर चुका दिया। ये पीछा नहीं है, ये लोग उसे स्टार लुओ छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैंने नजर दूर की। ऊंची जगह पर एक पुराने पेड़ के पीछे झू झू छिंग जैसी शक्ल वाली एक और औरत खड़ी थी। झू झू युन। ऊपर से ठंडी दिख रही थी, पर स्लीव में छुपी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। लगता है इस पीछे की असली वजह जान लेना नहीं, बहन को स्टार लुओ रॉयल फैमिली के पावर गेम से बाहर निकालना है। अगर ऐसा है तो मुझे बस थोड़ा सा धक्का देना है, मारने की जरूरत नहीं। सही मौका है, अभी नई चौथी स्किल मिली है, टेस्ट भी कर लूंगा। मैं ऊपर से नीचे झपटा। गहरा नीला बादल साथ में फैल गया। गिरने से पहले मैंने हर एक का पोजीशन देख लिया। आगे पीछे दाएं बाएं रास्ते सब। लीडर सोल किंग सीधे सामने खड़ा था। 2 लोग साइड से आ रहे थे, बाकी सब जंगल के किनारे उक रहे थे। छुझू छिंग एक अटैक से बची। बाघ का पंजा, पैर नीचे मुलायम मिट्टी पर पड़ा। उसका शरीर हिला। पीछे खड़े सोल लायन ने तुरंत हाथ से उसकी पीठ पर अटैक किया। वो अटैक भी सही जगह से चूक गया, पर इतना काफी था कि उसे वापस घेरे के बीच धकेल दे। मैंने अब इंतजार नहीं किया। चौथी सोल रिंग नीचे झपटते हुए ही चमक गई। 400 मीटर का इलाका पल भर में अंधेरा हो गया। इलेक्ट्रिक स्नेक लोगों के सिर के ऊपर घूमने लगे। भारी सोल पावर के हल्के प्रेशर से नीचे की लड़ाई एक पल के लिए रुक गई। मैं लड़ाई के बीच उतरा। 4 सोल रिंग्स पैरों से उठी, पीली, बैंगनी, बैंगनी, काली। वो 10,000 साल वाली चौथी रिंग देखकर घेरने वालों के चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। 4 रिंग सोल एंसेस्टर, चौथी रिंग 10,000 साल कैसे हो सकती है? मैंने उन्हें और सोचने का मौका नहीं दिया। पैर हिलते ही मैं लीडर सोल किंग के सामने आ चुका था। वो पूरा उड़कर पेड़ से टकराया, तुरंत बेहोश हो गया। बाईं तरफ का सोल किंग सबसे तेज रिएक्ट करते हुए तुरंत घूमकर अटैक करना चाहता था, पर उसका मुक्का आधा भी नहीं पहुंचा था कि मैं उसके पीछे पहुंच चुका था। उंगली की नोक उसकी गर्दन पर छुई। वो आदमी पूरा ढीला होकर गिर गया। अपने 5 सोल को वापस समेटने का भी वक्त नहीं मिला। बाकी लोग बिखरना चाहते थे, पर मैंने उन्हें दोबारा जमने का मौका नहीं दिया। अगले ही पल मैं भीड़ में लगातार टिमटिमाता रहा। कोई अभी मुझे दाएं देख रहा था तो मैं तुरंत बाएं पहुंच जाता। किसी ने एरिया स्किल से रास्ता बंद करना चाहा। सोल पावर जमने लगी ही थी कि माथे पर हल्का अटैक लगा। हर बार दिखने पर एक इंसान गिरता। मैंने कोई अटैक स्किल इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ डोमेन बूस्टेड स्पीड से ताकत को इतना कंट्रोल किया कि सिर्फ बेहोश करें। कुछ ही सांसों में 7-8 सोल मास्टर जमीन पर पड़े थे। झू छिन वहीं खड़ी रही। शरीर अभी भी टाइट था, आंखों में सतर्कता। उसे नहीं पता था मैं दुश्मन हूं या दोस्त। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस दूर वाले पुराने पेड़ की तरफ सिर हल्का घुमाया। झू झू यूं पेड़ के पीछे से निकल। उसने जल्दी ही फैसला ले लिया, पूरी टीम पीछे हटो। जो अभी होश में थे उन्होंने बेहोश साथियों को उठाया और जंगल छोड़ चले गए। मैं पीछा करने नहीं गया। थंडर क्लाउड छट गया, जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। झू झू छिंग ने अपना जख्मी हाथ पड़ा, सतर्क होकर मुझे देखती रही। तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं मुड़कर जाने के लिए तैयार हुआ। बस एक राहगीर हूँ। बर्दाश्त नहीं हुआ, इतने लोग मिलकर एक को पीट रहे थे। वैसे भी हाथ लगा दिया। नजर गई तो देखा उसका जख्म अभी भी बह रहा था। मैंने अपनी रिंग से एक गोल्डन मेडिसिन निकाली, उसकी तरफ फेंकी। पहले खून रोक लो, तुम अकेले बाहर घूम रहे हो, जख्म के साथ सेफ नहीं है। जूजू छिंग ने दवा की बोतल पकड़ी। उसकी आंखों की सतर्कता थोड़ी कम हुई। शुक्रिया। उसने जख्म ठीक तो कर लिया, पर तुरंत नहीं गई। वो अभी भी मुझे देख रही थी जहां अभी मैंने रिंग समेटी थी। अभी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हुई कि उसे अभी तक उन 4 रिंग्स की सच्चाई समझ नहीं आई थी। दूसरी बैंगनी रिंग ने पहले ही आम समझ तोड़ दी थी। चौथी काली रिंग ने तो और भी हैरान कर दिया था। उसने पहले अपनी 2 रिंग देखी, फिर मेरी तरफ देखा। उसके अंदर की सतर्कता काफी कम हो गई थी, फिर भी उलझन साफ थी। तुम तो सिर्फ सोल एंसेस्टर हो, फिर 10,000 साल वाली चौथी रिंग कैसे अब्जॉर्ब कर ली? शरीर मजबूत हो, सोल पावर शुद्ध हो, टाइप सही मैच करे तो अब्जॉर्ब हो जाती है। झूझू छिन को साफ लगा कि इतना आसान नहीं है ये। मैं पेड़ के तने से टिककर धैर्य से थोड़ा और बताया। मेरी पहली 3 रिंग्स भी सब लेवल से ऊपर की अब्जॉर्ब की हुई हैं। शरीर पहले से ही उस प्रेशर का आदी हो चुका है। दूसरे लोग एक कदम भी हिम्मत से नहीं उठाते।
मैं तो 3 बार कर चुका, चौथी रिंग तक आते आते उनसे कहीं ज्यादा झेल सकता हूँ। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर एक और सवाल पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 12। झूझू सिंह की आंखें अचानक फैल गईं। वो भी 2 रिंग वाली बड़ी सोल मास्टर है, हम उम्र में तो पहले ही। झूझू सिंह मुझे देखती रही, होंठ हिले पर कुछ बोली नहीं। मैंने सिर हिलाया, मत सोचो इतना, मेरा कोई संगठन नहीं है, ना ही मैं किसी ताकत से जुड़ा हूँ। 6 साल की उम्र से महाद्वीप पर अकेला घूम रहा हूँ, पहले भी अकेला था, आगे भी रहूंगा। झूझू सिंह ने धीमे से अकेला शब्द दोहराया, आखिरकार खुद अपना नाम बताया। मेरा नाम झूझू सिंह है। मैंने सिर हिलाया, मुझे पता है। इविल टाइगर की मंगेतर सिनलुओ की झू फैमिली की दूसरी बेटी। उसकी नज़र में हैरानी थी। तुम्हें कैसे पता? महाद्वीप में इतने साल घूमा हूँ, जो जानना जरूरी हो वो सुनाई ही दे जाता है। घबराओ मत, तुम्हारी रॉयल फैमिली और झू फैमिली के झगड़े में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अभी तुम्हारी मदद की थी, आधा तो वैसे ही, आधा नई सोल स्किल टेस्ट करने के लिए। झू झू छिंग मुझे देखती रही, जैसे पहली बार। उसने खुद पूछा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैंने बताया, सुओटुओ शहर वापस जा रहा हूँ। उसे भी वहीं जाना था, श्रेक अकेडमी ढूंढने। मैंने पंख फैलाए, उसे लेकर ऊंचाई पर उड़ा। झुझू छिंग। जब मैंने उसकी कमर पकड़ी तो उसका शरीर पूरी तरह कस गया, जैसे धनुष खींचा हो। मेरी सफ़ेद बिजली जंगल के ऊपर से गुजरी, तब उसे लगा मेरी फ्लाइट कितनी तेज और स्टेबल है। तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, सुओटुओ शहर सामने आ गया। हम रोज़ होटल की पिछली गली में उतरे। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। नीचे उतरते ही झू झू छिंग दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। कई दिन लगातार भागने के बाद अभी अभी घेराव भी झेला था। पहले सिर्फ सतर्कता के सहारे खड़ी थी। दरवाजा बंद होते ही उसने पहले खिड़की और बाथरूम चेक किया, यकीन किया कि कमरे में कोई और नहीं। कपड़ों पर खून और कीचड़ लगा था, बायां हाथ भी दोबारा साफ करना जरूरी था। मैंने उसे गर्म पानी दिया, साफ कपड़े भी निकाले। पहले नहाकर कपड़े बदल लो, आज रात यहीं आराम करो, जख्म ठीक होने के बाद निकल जाना। उसने कमरे में नजर दौड़ाई, यकीन किया कोई खतरा नहीं है, तब कपड़े लेकर बाथरूम में गई। पानी की आवाज़ आने पर मैं खिड़की के पास बैठ गया, बाहर सड़क देखते हुए। मैंने अपनी मानसिक शक्ति से झांक कर नहीं देखा। मुझे लगा उसने मेरी मदद ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़ायदा उठाऊं। 2 जिंदगियों का अनुभव है ये, सीमा तो पता है मुझे। झू झू सिंह बाहर आई तो बड़े कपड़े पहने हुई थी, बाजू वो 2 मोड़ने के बाद हाथ की उंगलियां दिख रही थी। मुझे हंसी आगे देखकर। उसने खुद अपने कपड़ों को देखा, थोड़ी शर्मिंदा दिखी। कपड़े बड़े हैं, अभी काम चला रही हूँ। वो टेबल के पास बैठकर दाल पोंछने लगी। जख्म ठीक होने के बाद आगे की योजना बताई। मैंने सुना है पास में एक श्रेक अकेडमी है जो सिर्फ मॉन्स्टर तैयार करती है, मैं वहाँ ट्राई करना चाहती हूँ। मैं वापस टिक गया। श्रेक सच में सिर्फ मॉन्स्टर ही लेता है, पर वो जगह किसी गांव जैसी टूटी फूटी है। स्कूल में अच्छी ट्रेनिंग जगह नहीं है, संसाधन भी स्टूडेंट्स को खुद जुटाने पड़ते हैं। असली टैलेंट कहीं भी जाए बढ़ ही जाता है, वहां वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। जूजू चिंग ने भौहें सिकोड़ी, तुम श्रेक को अच्छे से जानते हो, कल ही डीन फ्रेंड से मिला था, उसकी एक रिंग भी साथ ले आया। उसने मुझे कई सेकंड तक देखा, चेहरा काफी उलझा हुआ हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने दाई मुबाई का जिक्र किया। वो श्रेक में है, मैं सिन लुओ छोड़कर आई हूँ, बस उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अभी वो कैसा है? मैंने भौएं उठाई। इत्तेफाक है, कल मैंने भी उसे देखा। झू झू चिंग तुरंत सीधी बैठ गई। वो कैसा है? जिंदा और ठीक है, बस मैंने उसे पीट दिया। उसे तुरंत समझ नहीं आया। मैंने फाइटिंग एरिना वाली पूरी बात संक्षेप में बताई। दाई मोबाइल 37 लेवल सोल किंग टाइगर आयरन बॉडी के साथ सामने से अटैक किया। आखिर में मैंने उसे बताया कि जब थंडर हिट हुआ था तभी मैंने ताकत रोक ली थी। हीलर ने भी यकीन दिलाया कि हमको नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ नसों में फंसी थंडर सोल पावर निकालनी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। झू झू छिंग का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ, पर जब सुना कि दाई मुबाई पूरे मैच में एक बार भी मुझे नहीं छू पाया, आंखों में साफ निराशा आई। जिस मंगेतर के लिए वो आधा एम्पायर पार करके आई थी, वो मेरे सामने एक किक तक नहीं लगा पाया। ये सदमा किसी भी समझाइश से ज्यादा सीधा असर करता है। कल तक तुम सोल किंग थे, कल रात ब्रेक थ्रू, आज सुबह 10,000 साल की रिंग ऑब्जॉर्व की, अभी लेवल 43। झू झू छिंग नीचे अपने हाथ देखती रही। उसकी सिर्फ 2 रिंग हैं, दाई मुबाई पहले ही 37 लेवल पर, और मैं तो दाई मोबाइल से भी कहीं ज्यादा मजबूत। मुझे उसका उलझन साफ दिख रहा था। सिर्फ अभी के लेवल से खुद को छोटा मत समझो। दाई मोबाइल भले सिम छोड़ गया हो, पर प्रैक्टिस पूरी तरह नहीं छोड़ी। अगर उसे पकड़ना है तो पहले खुद को जिंदा रखना सीखो। झू झू सिंह ने फिर से सिर उठाया। तो तुम्हें लगता है मुझे भी श्रीक जाना चाहिए? तुम्हारी पहचान देखते हुए तो तुम टीएन डो रॉयल अकेडमी या किसी बड़ी ताकत में भी जा सकते हो। घोस्ट बेल कैट 5 सोल एक बार सामने आया तो लोग तुरंत तुम पर नजर रखेंगे। श्रेक भले गरीब हो, पर वहां सोल किंग और सोल एम्परर टीचर है। वो तुम्हारे बैकग्राउंड की परवाह भी ज्यादा नहीं करते। अभी की सिचुएशन में वो जगह तुम्हारे लिए सबसे सेफ ठिकाना है। उसने थोड़ी देर सोचा, धीरे से सिर हिलाया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी, जमीन पर हल्की गर्म रोशनी बिछी थी। झुझु छिंग अचानक मेरी तरफ देखने लगी, आंखों में हल्की उम्मीद। और तुम, क्या तुम श्रेक ज्वाइन करोगे? मैंने बिना सोचे कहा, नहीं, वहां कुछ भी नहीं है जो मुझे सिखा सके। मैं किसी बंधन में भी नहीं रह सकता। 6 साल की उम्र से अकेला हूँ, जहां मन करे वहां जाता हूँ, जिससे मन करे उससे लड़ता हूँ। अकेडमी, संगठन, एम्पायर मेरे लिए ये सब जेल जैसे हैं। झुझु सिंह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज़ाद रहना सच में रश्क करने वाली बात है। उसकी उंगलियां धीरे से बाजू के अंदर सिमट गई, जैसे आखिरकार कोई फैसला ले लिया हो। मैं तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं अकेले रहने का आदी हो चुका हूँ।
किसी की देखभाल नहीं करना चाहता, झंझट भी पसंद नहीं, और किसी और की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए हर काम करना भी अच्छा नहीं लगता। झू झू छिन की आंखों में हल्की नमी आई, पर उसने जल्दी दबा दी। मेरी गलती थी पूछना। तो आगे क्या प्लान है तुम्हारा? मैं खिड़की के पास गया, उत्तर की तरफ देखा। टिएनडोउ शहर, सम्राट की राजधानी देखने जाऊंगा। टिएनडोउ शहर जाना बस ऊपरी मकसद था, असली टारगेट लुओरी जंगल का आइस फायर टू आइस था। पहले लेवल कम था तो डू गूबो से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं 43 लेवल सोल एंसेस्टर हूँ। मैं जीत सका तो सबसे पहले भाग तो जाऊंगा। वहां की हब मिल गई तो मेरी सोल पावर और शरीर दोनों जल्दी बदल जाएंगे। झू झू छिंग बेड के किनारे बैठकर मेरी पीठ देखती रही। रात की हवा से बाल हिल रहे थे, मेरे कान के पास भी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। काफी देर हिचकिचाने के बाद बस इतना कहा, तुम कब निकलोगे? कल सुबह। मैं मुड़ा। जूझू छिंग ने मेरा चेहरा साफ देखा तो हैरान रह गई। पहले उसे बस मेरी उम्र कम होने का अंदाजा था, अब असली चेहरा देखकर पक्का यकीन हुआ कि मैं सच में 12 साल का ही हूँ। उसने कुछ पल देखा। तुम असल में ऐसे दिखते हो। मुझे हंसी आ गई तो क्या समझी थी, 3 सिर 6 हाथ वाला कुछ? जूझू छिंग के होंठ हल्के से मुड़े, फिर तुरंत नीचे बंधे बाएं हाथ की तरफ देखने लगी। आज रात के लिए शुक्रिया, दवा, रहने की जगह और जो तुमने बताया वो बातें भी। कुछ नहीं, बस मदद कर दी। तुम्हारे लिए हो सकता है साधारण बात हो, मेरे लिए नहीं है। सिन लुओ छोड़ने के बाद जो भी मिला या तो मुझे वापस पकड़ना चाहता था या मेरी पहचान से फायदा उठाना चाहता था। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की और बदले में कुछ नहीं चाहा। उसकी नज़र काफ़ी गंभीर थी। मैं खिड़की पर टिका सोचता रहा, फिर बस इतना समझाया, तो ये याद रखो, हर कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा और सब मेरी तरह अच्छे भी नहीं होंगे। सावधान रहना जरूरी है। झूझू छिंग ने धीरे से सिर हिलाया। कमरे की मोमबत्ती हिली। मैंने आसमान देखा। ज़्यादा देर नहीं हुई। तुम्हें चोट लगी है, बेड पर सो जाओ। मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। तुम बेड पर सो, तुम मालिक हो, मैं मेहमान। मेहमान के लिए मालिक ज़मीन पर कैसे सो सकता है? छोटी सी बात पर भी उसने जिद नहीं छोड़ी। मैंने अलमारी से साफ चादर निकाली। सोल पावर से बीच में बड़े बेड को 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, मैं यहाँ सोता हूँ, तुम वहाँ। बीच में गैप है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। झुझु छिंग के कान हल्के लाल हुए, पर मैं नहीं किया। वो अंदर वाली साइड में गई, कंबल में लिपटकर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गई। मैं बाहर वाली साइड पर लेटा, हाथ सिर के नीचे रखे, छत की तरफ देखता रहा। काफी देर तक न कोई आवाज नहीं आई। फिर उसकी धीमी सी आवाज आई, तुम टीएनडो शहर जाकर वापस आओगे? पक्का नहीं। वहां का काम पूरा हो गया तो शायद उत्तर की तरफ जाऊं, शायद पश्चिम भी। तारे देखो, फिर कभी मिलेंगे। मैं थोड़ी देर चुप रहा। नसीब में हुआ तो मिलेंगे। दूसरी तरफ फिर काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार झू झू छिंग ने बस इतना कहा, रास्ते में ध्यान रखना। अगली सुबह अभी अंधेरा ही था। मैं उठा, मास्क लगाया। मैंने झुझु छिंग को नहीं जगाया, सिर्फ बेड के पास एक कपड़े का थैला रख दिया जिसमें 50 गोल्ड सोल कॉइन और कुछ सूखा खाना था जो उसे काफी दिन तक संभालने में मदद करेगा। मैंने खिड़की खोली। पहली सुबह की रोशनी में नीले पंख फैलाए, नीली सफेद बिजली बनकर सीधे आसमान में उड़ गया। ये मुलाकात यहीं फिलहाल खत्म हुई। उसे उसकी अपनी किस्मत का सामना करना है। खिड़की बंद होते ही झूझू छिंग की आंखें खुल गईं। उसने कहा था नहीं जागेगी, फिर भी मुझे जाते हुए देखती रही। नजर धीरे धीरे मजबूत होती गई। उसे श्रीक अकादमी जाना है और मुझे टिएनडोउ शहर। मैं आसमान में पूरा एक दिन रात उड़ता रहा। बीच में सिर्फ जंगल के एक पेड़ पर 2 घंटे रुककर आराम किया। दूसरे दिन आखिरकार टिएनडोउ शहर क्षितिज पर दिखने लगा। ऊंची शहर की दीवार धूप में हल्की स्लेटी चमक रही थी। अंदर की इमारतें एक के बाद एक फैली थीं। रॉयल पैलेस की तरफ की गुंबद खासतौर पर साफ दिख रही थी। मैं शहर के अंदर नहीं गया। नजर सीधे दीवार पार करके उत्तर पूर्व की उस विशाल समुद्र किनारे वाली लोअरी जंगल की तरफ गई। आइस फायर टू आइस उसी जंगल में गहरे चुकी थी, पर सटीक रास्ता किसी ने नहीं बताया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसके आसपास की वनस्पति बाकी जगहों से जरूर अलग होगी। मैं टिएनडोउ शहर को घूमकर ऊंचाई कम करके जंगल के बाहरी इलाके में घुसा। सोल बीस्ट यहाँ इंसानों के हाथों काफी मारे गए थे। मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। असली मुश्किल था वो गहरे छुपा घाटी ढूंढना, साथ ही जहरीले डोलू और डूगू बो से बचना। मैं एक बड़े पेड़ की चोटी पर उतरा, चारों तरफ फैले जंगल पर नजर दौड़ाई। लगता है खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं फिर से ऊपर उठा, पूरे लोअरी जंगल को गोल घुमाव में स्कैन करने लगा। बस मौसम के हिसाब से बेमेल बर्फ या फिर छाया में असामान्य रूप से खिली फायर वाली पौधों को ढूंढना था। यही रेंज छोटी कर सकता था। पहले घंटे में मैंने पूर्वी हिस्सा पूरा घूमा, कुछ नहीं मिला। दूसरे घंटे में मैंने वहां घाटी और चट्टानें आपस में मिली हुई थीं। यहाँ एक बंद बेसिन छुपाना सबसे आसान था। मैं पेड़ों के करीब उड़ता रहा। थोड़ी देर और ढूंढने के बाद आखिरकार ऊंची चट्टानों से घिरी एक घाटी की एंट्री मिल गई, लगभग पूरी तरह लताओं से ढकी हुई। घाटी के ऊपर हल्का सा हरा धुआं तैर रहा था। सबसे जरूरी बात, आसपास की हवा में गर्मी और बर्फीली ठंडक दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। मिल गई। मैं पास जाने ही वाला था कि मेरी मानसिक शक्ति में अचानक एक ताकतवर एनर्जी घुस आई। दूर पहाड़ पर हरे लंबे बालों वाला एक बुजुर्ग हाथ पीछे बांधे खड़ा था। हरे रंग का लंबा कोट, चारों तरफ हल्का सा जहर घूम रहा था। पैरों के पास के पौधे तेजी से मुरझा। थोड़ा और पास गया तो कभी भी पकड़ा जा सकता था। जबरदस्ती घुसना भले से रोकने में सफल ना हो, पर घाटी की हर्ब्स बर्बाद हो सकती थी। सबसे सुरक्षित तरीका था उसके जाने का इंतजार करना। मैं धीरे से पीछे हटा, घनी पत्तियों वाले एक पेड़ में छुप गया। डू गूबो पहाड़ और घाटी के गेट के बीच लगातार गश्त लगाता रहा। बीच बीच में जमीन के पौधों को भी चेक करता, जैसे कोई खजाने वाले बगीचे का माली हो।
2 घंटे बाद जंगल के गहरे हिस्से से अचानक सोल बीस्ट की 2 चीखें आईं। डू गू बो का चेहरा तुरंत बदला। वो हरे रंग की रोशनी बनकर चीख की दिशा में गया। मैंने तुरंत हरकत नहीं की। आधे घंटे और इंतजार किया, जब तक उसकी एनर्जी पूरी तरह दूर नहीं हो गई। तब मैं पेड़ की टहनी से नीचे फिसला, जमीन के करीब से घाटी के गेट तक पहुंचा, लताएं हटाकर देखा, बर्फ और आग वाली। आगे नजर खुलती चली गई। घाटी के बीचों बीच एक लाल पानी का झरना 2 हिस्सों में बंटा था, गहरा लाल और बर्फ जैसा सफेद। दोनों आपस में मिल तो रहे थे पर मिलते नहीं थे। झरने के चारों तरफ अजीब फूल और पौधे भरे हुए थे। बहुत सारे तो इतनी एनर्जी छोड़ रहे थे कि मुझे भी हैरानी हुई। 7 रंग का सूरजमुखी, 8 पंखुड़ी वाला ऑर्किड, 9 शाखा वाला बैंगनी फूल, आग वाली गौमी ग्रास, 8 कोने वाली आइस ग्रास, सब कुछ यहाँ था। अफसोस मेरे पास जिंदा चीज रखने वाला कोई सोल टूल नहीं था। वक्त भी सीमित था, सिर्फ एक ही ले जा सकता था। मेरी नज़र उस सुनहरे बड़े फूल पर टिक गई। 7 रंग का सूरजमुखी। ये गोल्डन बॉडी और डायमंड बॉडी में मदद कर सकता है। मेरा रास्ता स्पीड पर है। शरीर जितना मजबूत होगा। मैं सीधे बेसिन में नहीं घुसा। पहले उस दिशा में देखा जिधर से पॉइजन डोलो गया था। लेवल कैसा भी हो, जहर वाला डोलो स्पीड में भले धीमा हो, फिर भी ज्यादा वक्त नहीं देगा। मुझे अंदर जाना, हर्ब निकालना और निकलना, तीनों काम एक साथ पूरे करने होंगे। थोड़ी भी हिचकिचाहट खुद को जहर में फंसा सकती है। पहली सोल स्किल बिजली तैयार। दूसरी सोल स्किल टेलीपोर्ट कभी भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैंने फिर से पूरी घाटी देखी, फूल की पोजीशन याद की, साथ ही आने जाने का गेट और ऊपर से सबसे छोटा निकलने का रास्ता भी याद किया। पक्का यकीन होने के बाद मैंने सीधा टेलीपोर्ट कर लिया बेसिन के अंदर। जमीन पर पैर रखते ही बर्फ और आग दोनों की ताकत एक साथ शरीर पर पड़ी। बाईं तरफ गर्म लहर, सुनहरी पंखुड़ियां परत दर परत खुली हुई थी। हर पंखुड़ी सोने से बनी लगती थी। गहरी दवा जैसी खुशबू नाक में घुसते ही शरीर की सोल पावर खुद ब खुद तेजी से घूमने लगी। यही है, मैंने फूल सीधे नहीं तोड़ा, बल्कि सोल पावर से जड़ को सुरक्षित रखते हुए उंगलियों से बाहर की मिट्टी को तेजी से काटा। मिट्टी पूरी तरह बरकरार निकल गई। फूल की बारीक जड़ें एक भी नहीं टूटी। घाटी के बाहर से अचानक एक दूर की चीख आई। मेरा दिल कस गया। डू गू बो कभी भी वापस आ सकता था। अभी हर्ब की तारीफ करने का वक्त नहीं है। मैंने फूल जड़ और मिट्टी समेत सीने से लगाया, फिर तुरंत खोदा हुआ गड्ढा भरा, पैर से साफ निशान भी मिटाए। घाटी के बाहर पेड़ पर उतरा। पूरी प्रोसेस में कुछ ही मिनट लगे थे। मैं तो बाहरी जहर तक को सही तरीके से नहीं छू पाया। तांग सान अभी अभी श्रेक में घुसा है। उसके यहाँ आने में अभी 3 साल बाकी हैं। जब तक मुझे वक्त मिल रहा है, इस दूर रहने वाली हर्ब में से एक भी हर्ब मैं उसके लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं सूरजमुखी को हाथ में पकड़े पेड़ों के बीच पूरी स्पीड से भागता रहा, जब तक आइस फायर घाटी बहुत दूर पीछे नहीं छूट गई। तब जाकर एक जगह मिली, लताओं से ढकी एक नेचुरल गुफा। मैंने पत्थर लाकर गेट को आधा बंद किया, लताओं को भी पहले जैसा रखा, यकीन किया कि बाहर से कोई निशान नहीं दिखता। तभी अंदर बैठकर क्रॉस ले बहुत ताकतवर एनर्जी अचानक फट गई, नसों के साथ पूरे शरीर में फैल गई। त्वचा, मसल्स, हड्डियां, अंग सब सुनहरी एनर्जी से बार बार धुल गए। हड्डियों की सतह पर बारीक लाइनें उभरी, मसल्स की फाइबर पहले से कहीं ज्यादा टाइट हो गईं। त्वचा के नीचे एक अदृश्य परत भी बनने लगी। साथ ही मेरी सोल पावर बेतहाशा बढ़ने लगी। 44 लेवल, 45 लेवल, 46 लेवल। हर्ब की एनर्जी एक के बाद एक चेक पॉइंट तोड़ती गई। आखिर में 48 लेवल पर जाकर थोड़ी शांत हुई। मैंने दांत भींचकर बची हुई ताकत को हड्डियों और नसों में डाला, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने दी। 1 घंटे बाद गुफा में सुनहरी रोशनी आखिरकार शांत हुई। मैंने आंखें खोली, नीचे देखा, मुट्ठी भींची। दवा लेने से पहले से एक लेवल ऊपर गया हूँ। डायमंड बॉडी अभी शुरुआती स्टेज तक आ गई। जो बात मुझे और खुश कर गई वो ये कि सूरजमुखी की एनर्जी अभी पूरी खर्च नहीं हुई थी। अभी भी काफी एनर्जी मांस और खून में गहराई तक जमी है। कम से कम 3 महीने तक चलेगी। जब पूरी तरह प्रोसेस हो जाएगी, लेवल 50 दूर नहीं होगा। जब मैं हर प्रोसेस कर रहा था, ठीक उसी वक्त डू बो वापस आइस फायर टू आइस पहुंच गया। वो आसमान से नीचे उतरा। पहली नजर में कुछ गलत नहीं दिखा, पर जब उसने हर्ब फील्ड को दोबारा चेक किया, नजर बेसिन के उत्तर पूर्व कोने की उस नई पलटी हुई मिट्टी पर रुक गई। वहां पहले वो सुनहरा फूल था, अब सिर्फ जल्दबाजी में भरा हुआ एक हल्का गड्ढा बचा था। डू बू बो घुटनों के बल बैठा, गीली मिट्टी उठाकर देखी। उसका चेहरा धीरे धीरे, आसपास के पेड़ों में कोई निशान नहीं मिला। आम सोल मास्टर बाहरी जहर पार नहीं कर सकता। इतनी चुपचाप से उसके इलाके में आना जाना भी मुमकिन नहीं। पर बाकी सारी हर्ब्स जस की तस थीं। जिसने भी लिया वो सिर्फ वही फूल लेकर गया जो डायमंड बॉडी में काम आता है। इसका मतलब घुसने वाला जरूर जानता था फील्ड में क्या रखा है, उसे क्या चाहिए वो भी पता था। डू गुबो जितना सोचता उतना डरता गया। अगर सामने वाला किंग लेवल डोलो होता तो चोरी छिपे आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर किंग लेवल नहीं है तो ऐसी जहर को नजरअंदाज करने वाली, बिना निशान छोड़े आने जाने वाली स्किल तो और भी डरावनी बात है। उसने अपने कमर पर बंधे बैग की तरफ देखा। जल्दी ही दूसरी वजह भी समझ आई। घुसने वाले के पास जिंदा चीज रखने वाला कोई टूल नहीं था, इसलिए सिर्फ एक ही ले दे। हर्ब की एनर्जी प्रोसेस करने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, यानी वो शायद 3 महीने बाद फिर आएगा। डू गू बो पीछा करने नहीं गया, बल्कि पूरी घाटी के बाहरी जहर की मात्रा कई गुना बढ़ा दी। हरा जहरीला बादल बाहर की तरफ फैला, 1 मील की ऊंचाई भी 100 फीट तक बढ़ा दी। पूरी आइस फायर घाटी को पूरी तरह घेर लिया। वो झरने के पास बैठकर होठों में ठंडी मुस्कान लेकर बोला, तुम जो भी हो, अगर मीठा एक बार चख लिया है तो जरूर वापस आओगे।
अगली बार देखता हूँ तुम्हारे पास कितनी जाने हैं। डू गू बो का अंदाजा गलत नहीं था, बस उसे नहीं पता था कि मैंने उसकी घात लगाने वाली चाल को कभी दिल पर लिया ही नहीं। जीत नहीं सकते तो भागो। स्पीड बस काफी अच्छी हो तो पूरा महाद्वीप मेरे लिए भागने का रास्ता है। मैं लू और ये जंगल छोड़कर टीएन डो शहर के दक्षिण में एक सुनसान छोटा घर किराए पर ले लिया। इसके बाद 3 मैं लगभग बाहर निकला ही नहीं। हर दिन बस एक काम करता, सूरजमुखी की बची हुई एनर्जी को शरीर में जज्ब करना। सुनहरी एनर्जी हड्डियों और नसों के गैप से धीरे धीरे निकलती रही। शरीर भी लगातार बदलता गया। त्वचा की सतह की चमक धीरे धीरे अंदर समा गई। हड्डियां और मजबूत हो गईं। मसल्स की मजबूती भी लगातार बढ़ती गई। 2 महीने बाद मेरी सोल पावर 49 लेवल पीक तक पहुंच गई। आखिरी थोड़ी सी एनर्जी बड़ी जिद्दी निकली। मैंने जबरदस्ती नहीं की, बस रोज सोल पावर से धीरे धीरे उसे साफ करता रहा। आखिरकार तीसरे महीने के आखिरी दिन वो सुनहरी एनर्जी हड्डियों के गहरे कोने से निकलकर सोल पावर के साथ मिल गई। 49 और 50 लेवल के बीच की दीवार टूट गई। मैं अभी असली सोल किंग नहीं हूँ। लोअरी जंगल अभी फिलहाल नहीं जा सकता। डूगूबो को अभी अभी वो हर्ब खोई है। इस वक्त जरूर सतर्क होकर बैठा होगा। अगर मैंने सोल बीस्ट शिकार करते वक्त ज्यादा शोर मचाया तो उसकी नजर में आ सकता हूँ। इसलिए मैंने अपना टारगेट टियनडो शहर के उत्तर पूर्व वाले थंडर माउंटेन रेंज पर सेट किया। वहाँ ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन क्लान का इलाका है। हमेशा थंडर क्लाउड से घिरा रहता है। महाद्वीप पर थंडर टाइप सोल बीस्ट सबसे ज्यादा वहीं मिलते हैं। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन क्लान के लोग बाहरी इलाके में एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले ज्यादातर सोल मास्टर पहाड़ के गहरे हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाते। वहां लेवल से ऊपर के सोल बीस्ट बाकी जगहों से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। मुझे 20 से 30 हजार साल का थंडर टाइप सोल बीस्ट चाहिए। उड़ने वाला हो तो बेहतर। स्पीड थंडर ईगल झुंड में रहते हैं। संभालना काफी झंझट भरा है। आखिरकार मुझे एक बेहद दुर्लभ सोल बीस्ट याद आया, थंडर शैडो हॉक। ये सोल बीस्ट हमेशा ऊंचाई पर थंडरस्टॉर्म वाले इलाके में रहता है। फ्लाइंग स्पीड में थंडर टाइप सोल बीस्ट में टॉप 3 में आता है। इसकी सबसे डरावनी बात लगातार स्पीड नहीं, अचानक फुल पावर बर्स्ट है। पूरी ताकत से तेजी पकड़ते वक्त ये अपनी नॉर्मल स्पीड से 10 गुना तक बढ़ा सकता है। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थी। मैंने ड्रैगन विस्कर सुई, दवा और गोल्ड सोल कॉइन समेटे पंख फैलाकर टीएन डो शहर छोड़ा। आधे घंटे बाद पहाड़ों की सिलसिला नजर के आखिर में दिखने लगी। पहाड़ की चोटी पर थंडर क्लाउड घूम रहे थे। बिजली लगातार आसमान जमीन चीर रही थी। थंडर माउंटेन रेंज आ गया। हल्की नीली बिजली की चिंगारियां। यहाँ की जगह लाइटनिंग सोल से मेरे मैच होने की डिग्री मेरी सोच से भी ज्यादा है। मैं पहाड़ों के गहरे हिस्से में उड़ा, हमेशा पेड़ों की ऊंचाई से 200 फीट ऊपर रहकर जमीन और बादल दोनों स्कैन करता रहा। रास्ते में कुछ हजार साल पुराने थंडर ईगल और एक 10,000 साल पुराना थंडर वल्चर मिला। मैं कहीं नहीं रुका जब तक सामने एक बहुत बड़ी दरार वाली घाटी नहीं आई। तब मुझे आखिरकार टारगेट मिल गया। घाटी के ऊपर घने काले बादल छाए थे। हर कुछ सांसों में बिजली चमकती। बादल के गहरे हिस्से में 3 काले नीले साए तेजी से एक दूसरे के बीच घूम रहे थे। सबसे बड़ा वाला पंख फैलाए तो पूरे 10 फीट का था। पंखों के किनारे से सफेद बिजली की चिंगारियां बह रही थीं। जब भी वो फुल पावर बर्स्ट करता, पूरा शरीर एक पल में गायब होकर 100 फीट दूर फिर से दिखता। यही थी 20,000 साल से ज्यादा पुरानी थंडर शैडो हॉक। और उसके साथ 2 और थोड़े छोटे, साथ में लड़ते हुए एक साथ 3 स्पीड टाइप सोल बीस्ट का सामना, चाहे मैं इतना भी मजबूत हूं, रिस्क लेना ठीक नहीं। मैं थंडर क्लाउड के किनारे तक पीछे हटा। हथेली में एक थंडर बॉल इकट्ठा की, बाल के गहरे हिस्से में सीधे फेंकी। बिजली जोरदार तरीके से फटी। तीनों थंडर शैडो हॉक तुरंत मुड़े। सबसे बड़ा वाला सबसे पहले बादलों से बाहर निकला। बाकी दोनों पीछे पीछे पर थोड़े धीमे। मैं मुड़कर भागा, जानबूझकर स्पीड कम रखी ताकि सबसे बड़े वाले को लगे कि वो पकड़ सकता है। कुछ पल बाद वो मेरे 100 फीट पीछे तक पहुंच गया। पंख अचानक बंद हुए। पूरा शरीर काली तलवार बनकर मेरी पीठ पर आया। ठीक जब बिजली शरीर पार करने ही वाली थी, मैंने टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया। थंडर शैडो हॉक खाली जगह पर गिरा। बड़ी पल में स्पीड सीधे 1200% बढ़ गई। उसने दिशा बदलने की कोशिश की, तभी 10 साए एक साथ उसे घेर चुके थे। तीसरी सोल स्किल क्लोन। थंडर शैडो हॉक असली नकली में उलझा। उसकी नजर भटक गई। 10 सफेद बिजली की मुठ्ठियां एक साथ हथेलियों में बनी, अलग अलग दिशाओं से सीधे उसकी गर्दन पर वार किया। थंडर कट। तेज चीख बादलों को चीरते हुए गूंजी। थंडर शैडो हॉक की गर्दन 10 अटैक से एक साथ चीरी गई। विशाल बॉडी घाटी में गिरने लगी। मैंने बॉडी को पकड़कर धीरे से, एक काली रिंग धीरे धीरे ऊपर उठी। 20,000 साल से ज्यादा पुरानी उड़ने वाली फुल पावर बर्स्ट टाइप थंडर सोल बीस्ट। परफेक्ट। मैं क्रॉस लेग बैठा, रिंग को अपनी तरफ खींचा। काली रिंग गिरते ही तेज ताकत बाढ़ की तरह नसों में घुस गई। मेरा पूरा शरीर कांप गया। पहला झटका मुझे लगभग गिरा ही देता। ये थंडर शैडो हॉक थंडर क्लाउड ईगल से भी पुरानी थी। एनर्जी भी कहीं ज्यादा ताकतवर। ढेर सारी बिजली भरी ताकत नसों में इधर उधर टकरा रही थी। सोल पावर साइकिल पूरी तरह तोड़ने की कोशिश कर रही थी। डायमंड बॉडी अभी असली काम आई। त्वचा के नीचे हल्की सुनहरी चमक दिखने लगी। नसें और हड्डियां ताकत को कसकर पकड़े रहीं। मैंने दांत भींचे। 6 साल फ्लाइट सीखना, जवान होकर घाटी पर राज करना, थंडरस्टॉर्म में शिकार करना और हर बर्स्ट के वक्त हवा चीरने की सहज आदत, ये सब सीधे अनुभव बनकर मेरे दिमाग में समा गया। दोनों छोटे थंडर शैडो हॉक जल्दी ही घाटी के ऊपर पहुंच गए। लीडर की मौत के बाद उसकी रिंग की गंध महसूस कर थंडर क्लाउड में लगातार घूमते रहे, तेज चीख निकालते रहे, पर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई।
मैं अभी रिंग अब्जॉर्ब करने की सबसे जरूरी स्टेज में था। बीच में रोक नहीं सकता था, ना ही उठकर लड़ सकता था। दोनों काली छायाएं हर बार नीचे झपटती, बिजली से पूरा प्लेटफॉर्म सफेद चमक उठता। उनमें से एक आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया, पंख समेटकर नीचे झपटा। मैं तब भी आंखें बंद किए बैठा रहा, बस मानसिक शक्ति का एक हिस्सा तीसरी स्किल को कंट्रोल कर रहा था। 10 क्लोन एक साथ प्लेटफॉर्म के चारों तरफ नमूदार हुए। उस थंडर शैडो हॉक की तरफ सफेद बिजली हथेलियों में साथ चमकी। वो थंडर शैडो हॉक अचानक पंख फैलाकर प्लेटफॉर्म से 100 फीट दूर जबरदस्ती दिशा बदल गई। हिम्मत नहीं हुई और आगे झपटने की, वापस थंडर क्लाउड में ऊंचाई पर घुस गई। 10 क्लोन चारों तरफ पहरा देते रहे, ना पीछा करते ना पास आने देते। वो दोनों थंडर शैडो हॉक काफी देर ऊपर घूमते रहे। आखिरकार कोई कमजोर जगह नहीं मिली। आखिरकार अनमने ढंग से चीख छोड़ते हुए दूर उड़ गए। मैंने पूरा ध्यान वापस अंदर लगाया। शरीर में थंडर शैडो हॉक की बची हुई भावना अभी भी टकरा रही थी। मरने से पहले वो जो थंडर कट से चीरा गया था, उसका गुस्सा और मायूसी सब मानसिक प्रेशर बनकर मेरे होश पर हमला करने लगे। मैंने अपना मूल पकड़े रखा, ताकतवर मानसिक शक्ति से उन अजीब उलझी तस्वीरों धीरे धीरे मिटाया। फिर फ्लाइंग और बर्स्ट से जुड़े इंस्टिंक्ट को बचाया। रिंग की ताकत नसों में एक चक्कर फिर दूसरा चक्कर लगाती गई। पहले जैसा फटने वाला दर्द अब हल्की सुन्नता में बदल गया। पीठ के पंख अपने आप फैल गए। पहले नीले पंखों के किनारे अब बारीक काली बिजली की परत भी आ गई। मेरी सो पावर 50 लेवल से बढ़ते हुए 52 पर रुकी। पांचवी काली सोल रिंग शरीर के चारों तरफ लिपटी, चौथी रिंग के साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। डायमंड बॉडी ने इस बार की अब्जॉर्ब से आए झटके को पूरी तरह रोक लिया। थंडर शैडो हॉक की बर्स्ट टैलेंट पूरी तरह पांचवी सोल में मिल गई। पांचवी सोल स्किल भी साथ में बनी, थंडर शैडो कट। ये स्किल एक्टिवेट करने के बाद मैं 500 मीटर के अंदर किसी टारगेट को लॉक कर सकता हूँ। एक पल में पूरी स्पीड से उसके सामने पहुंचकर एक बड़ा पियर्सिंग अटैक कर सकता हूँ। पूरी प्रोसेस पलक झपकने से भी तेज होती है। कमाल की बात यह है कि इस स्किल की स्पीड और पावर मेरी बेसिक स्पीड पर डिपेंड करती है। मेरी बेसिक स्पीड जितनी तेज होगी, थंडर। मैंने उंगली उठाई, नीली काली बिजली उंगली की नोक पर नाची। ठीक है, घाटी के दूसरी तरफ की चट्टान पर टेस्ट करते हैं। मैंने 500 मीटर दूर एक उभरी हुई बड़ी चट्टान लॉक की। पांचवी सोल रिंग अचानक चमकी। सामने का नजारा जैसे एक पतली लाइन में खिंच गया। बिना दौड़ के, बिना पहले से ताकत जमा किए। एक पल पहले मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अगले ही पल चट्टान के सामने पहुंच चुका था। हथेली की बिजली सीधे पत्थर में घुसी। नीली काली बिजली जोरदार फटी। कई फीट ऊंचे पत्थर के टुकड़े बीच से टूटकर बिखर गए। टुकड़े हवा में उड़ने से पहले ही बची हुई बिजली दरारों में तेजी से दौड़ गई। पूरी दीवार को नीली काली चमक से भर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा जहां पहले खड़ा था। दोनों जगहों के बीच सिर्फ एक बिजली की धुंधली लकीर बची थी। हरकत का रास्ता साफ दिखाई ही नहीं दिया। सबसे जरूरी बात, इस बार बर्स्ट में बिजली स्किल जैसा लगातार स्पीड बढ़ाने का लोड नहीं, ना ही थंडर कट जैसे पहले स्पीड को हद तक ले जाने की जरूरत। बस टारगेट लॉक करते ही बर्स्ट एक पल में पूरा हो जाता है। अगर थंडर कट और थंडर शैडो कट को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी नॉर्मल सोल किंग मेरा हाथ उठता देखकर भी डिफेंस नहीं कर पाएगा। बढ़िया। ये स्किल का स्पीड बूस्ट 1200% से बढ़कर 2400% हो गया। दूसरी स्किल टेलीपोर्ट की रेंज 400 से 500 मीटर हुई। तीसरी स्किल के क्लोन 9 से बढ़कर 10 हो गए, असली शरीर के साथ कुल 11। चौथी स्किल थंडर क्लाउड की कवरेज भी 400 से बढ़कर 500 मीटर हो गई। 52 लेवल सोल किंग, पीली, बैंगनी बैंगनी, काली काली, 5 रिंग्स, डायमंड बॉडी शुरुआती स्टेज, साथ में थंडर शैडो कट भी। अब जब तक डूगू बो से सीधे टक्कर नहीं होती वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने थंडर शैडो हॉक की बॉडी चेक की, कोई सोल बोन नहीं मिला। बचा हुआ पार्ट लेकर पंख फैलाए, घाटी छोड़ दी। पांचवी रिंग हाथ लग चुकी थी। मुझे जल्दी ही आइस फायर टू आइस की वो लॉन्गिंग ग्रास याद आ गई। वो लाइटनिंग सोल की खास काबिलियत जगाएगी। रहा डूगूबो, वो हर महीने डूगू यान की नसें ठीक करता है। 5 सोल के रिवेंज पॉइजन को दबाता है। हमेशा तो घाटी में नहीं बैठ सकता। सोचना बंद करो, बस सीधा जाओ। मैंने दिशा बदली, सीधा लुओरी जंगल की तरफ। मैं निकलने के थोड़ी देर बाद ही एक नीले बैंगनी कपड़े पहनी टीम थंडर शैडो हॉक की बॉडी के पास पहुंची। उनके कपड़ों पर बैंगनी थंडर ड्रैगन खड़ा था। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन क्लान की लॉ एनफोर्समेंट टीम थी। एक आदमी ने थंडर शैडो हॉक का साइज देखकर तुरंत चेहरा बदला। 20,000 साल से ज्यादा। ये थंडर शैडो हॉक कम से कम 20,000 साल से ज्यादा पुरानी थी। यहाँ अभी बड़ी लड़ाई हुई है, इसे मारने वाला कमजोर नहीं हो सकता। पहाड़ों के गहरे हिस्से में उस थंडर शैडो हॉक को मार दिया गया। वही एक जिसे हम 3 साल से देख रहे थे, हमारे क्लान के बेहतरीन स्टूडेंट के लिए छठी रिंग बनाने वाली। कई एल्डर एक साथ चौंक गए। किसने किया? कोई निशान बचा? यू लुओ मिया ने धीरे से सिर हिलाया। शिकार वाली जगह पर सिर्फ थंडर शैडो हॉक की बॉडी थी। गर्दन एक अटैक से चीरी हुई, तुरंत मौत। आसपास कोई पैरों के निशान नहीं, ना ही कोई सोल पावर बची। सफेद मूंछों वाले एल्डर ने भौहें सिकोड़ी। 20,000 साल से ज्यादा वाली थंडर शैडो हॉक अकेले मारना, कम से कम सोल किंग तो होगा ही, और स्पीड भी उतनी होनी चाहिए, वरना उस जानवर को पकड़ ही नहीं पाता। क्या ये 5 सोल पैलेस हो सकते हैं? नहीं लगता। 5 सोल पैलेस। अगर सच में वो सिर्फ एक सोल बीस्ट मारकर नहीं जाएंगे। यू लुओ मियान का चेहरा गंभीर हो गया। जो भी हो, बिना आवाज के हमारे इलाके में इतना गहरा घुसकर, हमारे मुखिया सोल बीस्ट को मारकर, फिर पूरी तरह सुरक्षित निकल जाना,
इसका मतलब है सामने वाला बहुत ताकतवर है, यहाँ की जगह भी अच्छे से जानता है। इसकी जांच जरूर करनी होगी। चुप बैठे सॉन्ग झू ने आखिरकार आंखें खोली। जांच करो, पर उसे भड़काना मत। अभी उसने हमारे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिलहाल दुश्मनी नहीं लगती। चुपचाप नजर रखो। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन क्लान जांच शुरू कर रहा था। तब तक मैं वापस लोअरी जंगल के ऊपर पहुंच चुका था। 3 महीने में आइस फायर टू आइस के बाहर का हरा जहर कम से कम 3 गुना गहरा हो गया था। दायरा भी काफी बढ़ गया था, जैसे कोई विशाल हरा। मैंने घाटी के चारों तरफ कुछ चक्कर लगाए, फिर एक पेड़ में छुपकर 1 घंटे तक देखता रहा। बेसिन में डू गू बो की कोई एनर्जी नहीं थी। वो शायद डू गू यान की नसें ठीक करने गया होगा। मैं जल्दबाजी में नहीं गया। पहले मानसिक शक्ति से आसपास की चट्टानों और गेट का सर्वे किया, यकीन किया कोई घात नहीं है। तब जाकर जहर के किनारे पर उतरा। दूसरी सोल स्किल एक्टिवेट। 500 मीटर टेलीपोर्ट से मैं सबसे घने जहर वाले हिस्से को सीधा पार करके आइस फायर टू आइस के पास पहुंच गया। पूरी प्रोसेस में एक भी जहर का कतरा नहीं छुआ। टेलीपोर्ट सच में कमाल की चीज है। इस दुनिया में जगह की मूवमेंट रोकने वाले तरीके वैसे भी कम है। जहर तो और भी कम कर सकता है कुछ। बेसिन की हर्ब्स अभी भी वैसे ही उगी हुई थीं। डूगू बो ने साफ हर्ब फील्ड फिर से ठीक कर दिया था। हर पूर्व दक्षिण कोने की तरफ वहां एक आधी पारदर्शी छोटी घास उगी थी। पत्तियों पर पड़ी ओस धूप में सतरंगी चमक बिखेर रही थी। लॉन्गिंग ग्रास। उंगली पत्ती को छूते ही एक ठंडी लहर सीधे माथे में घुस गई। दिमाग तुरंत साफ हो गया। अच्छी चीज है ये। मैं फोकस करके सावधानी से जड़ के आसपास की मिट्टी काटा। पूरी हर्ब को मिट्टी के गोले समेत निकाला। जड़ें नहीं टूटी। मैंने कपड़े और ऑयल पेपर से मिट्टी के गोले को परत दर परत लपेटा। वहां की जगह पहले जैसी वापस भर दी। कुछ सांसों बाद मैंने दोबारा टेलीपोर्ट किया। सीधे एक घाटी के ऊपर 500 मीटर पर पहुंचा। पंख फैलाकर एक सांस में कई सौ मील दूर उड़कर एक बड़े पेड़ पर उतरा। हर्ब की जड़ें चेक की। नमी थी। लॉन्गिन ग्रास मानसिक शक्ति और आंखों की ताकत बढ़ाती है। बिजली सोल आंखों को सबसे मजबूत सेंस ऑर्गन ही बनाता है। अगर ये मेरे सोल टैलेंट को और जगह दे, कोई नई आई स्किल भी सीख सकता हूं, तो मेरी फाइटिंग पावर एक और लेवल ऊपर जाएगी। थंडर शैडो कट के साथ मिलकर सामने वाला मेरा हाथ कैसे उठा भी नहीं देख पाएगा। मैंने हर्ब दोबारा लपेटी। लोअरी जंगल छोड़ा। जहर वाली रेंज से बाहर निकलने के बाद भी दिशा बदलता रहा। कुछ सोल बीस्ट के इलाके पार करके पीछे मुड़कर देखा, कोई हरी रोशनी नहीं आ रही थी। तब जाकर पूरी तरह निश्चिंत हुआ। डूगूबो को वापस जाकर कितना गुस्सा आएगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे सच में मुझे रोकना है, सिवाय सारी हर्ब्स को अपने बैग में डालने के या फिर पूरा बेसिन ही उठाकर ले जाने के, कोई और तरीका नहीं। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद डूगूबो हरे रंग की रोशनी बनकर आइस फायर टू आइस पर उतरा। उसने पूरे 3 महीने घाटी की रखवाली की। डू गुयान की नसें ठीक करने में लगने वाला वक्त भी सबसे कम रखा। यही सोचकर कि जल्दी वापस आया तो घुसने वाले चोर को पकड़ लेगा। पर उसकी नज़र दक्षिण पूर्व कोने पर पड़ते ही वो जम गया। आधी पारदर्शी छोटी घास गायब थी। सिर्फ अभी अभी भरा हुआ एक गड्ढा बचा था। डू गू बो एक कदम में गड्ढे तक पहुंचा। गीली मिट्टी उठाई। ये कुछ घंटे पुरानी ही थी, ठीक उतनी देर जब वो अपनी पोती की नसें ठीक करने गया था। धोखा फिर से मेरा, फिर से मेरा। वो खाली गड्ढे को घूरता रहा। गुस्से से नाम तक नहीं बोल पाया। उस घास पर उसने कई साल रिसर्च की थी, अब तक उसका असली इस्तेमाल नहीं पता था। घुसने वाले ने इतनी सटीकता से चुना, इसका मतलब वो इस पूरे फार्म को उससे भी बेहतर समझता है। कमीना चोर। हिम्मत है तो सामने आकर लड़। बस चोरी करता है मेरी गैर मौजूदगी में। हिम्मत है तो सामने से टक्कर ले। घाटी में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजी। डू गू बो का गुस्सा निकलने के बाद वो धीरे धीरे शांत हुआ। सामने वाले ने दोनों बार सही टाइमिंग पकड़ी थी। उसके जाने के वक्त को, इतनी मजबूत जहर की परत को भी बिना किसी निशान के पार किया। स्पीड, छिपने की काबिलियत, शायद स्पेस स्किल भी हो सकती है। सबसे ज्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि सामने वाले को मिराक्युलस हर्ब्स के इस्तेमाल का पता है। अगर उसे पकड़ लिया तो शायद उससे पूरी फील्ड की सारी हर्ब्स के फायदे और यूज पूछकर खुद और डूगू यान के शरीर में मौजूद 5 सोल रिवेंज पॉइजन का सही इलाज मिल सकता है। गुस्सा धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। उसने मुझे मारना नहीं है, अब जिंदा पकड़ना है। मुझे जो पता है वो सब एक एक शब्द निकलवा लेगा। छोटे चोर, बेहतर होगा तुम मुझे कभी मत मिलना, वरना मैं तुमसे सारे राज उगलवा दूंगा। मैं तो पहले ही कई 100 मील दूर उड़ चुका था। उसका फैसला जानकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे पकड़ भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। किंग एवल डोलू भी हो तो क्या पकड़ नहीं सकता तो बस देखते रह जाएगा। मैं दक्षिण की तरफ 400-500 मील और उड़ा। एक सुनसान पहाड़ मिला। आधे रास्ते में एक नेचुरल दार में गुफा थी। अंदर सूखी और हवादार, बंद रहकर प्रैक्टिस करने के लिए एकदम सही जगह। मैं दरार में घुसा, बड़े पत्थरों से गेट का ज्यादातर हिस्सा बंद किया, बस हवा के लिए एक पतली सी दरार छोड़ी। फिर उस लॉन्गिंग ग्रास को निकाला। कपड़ा और ऑयल